हेलो साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं। आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। और आज से ऑसम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहा है। आज से ऑसम के ऑनलाइन वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो हम मनु आपका स्वागत करते हैं ऑनलाइन सक्सेस मंथ ऑसम में। पढ़िए ऑसम बनिए ऑसम स्लोगन के साथ। और हम लोग इस बात को पूरी तरह डिफाइन भी करते हैं। आपको जो स्टडी मटेरियल ऑसम में मिलेगा, जिस तरीके से उसे पढ़ाया जाएगा, वो आप कहीं और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो इस बात का आप रखें ध्यान और ऑसम के साथ जुड़े रहिए। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक ऐसा चैप्टर है कि सिलेक्शन तक वो बच्चों की समझ से बाहर ही रहता है ना। उसकी वजह से कई बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, जबकि होने को बहुत इजी है, मगर कहना इजी होता है। और जो उसमें परेशानी फील करता है, उसके साथ अलग प्रॉब्लम होती है। वही उस दर्द को समझ सकता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो आज हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सही से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो ये आपको हर तरफ से फायदा देगा। बस आप इसे सही से समझिए। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, उस तरीके से इसके नोट्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। मगर जो बातें हम इसमें आपको समझाएंगे, उसे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी। आप बहुत अच्छे से उसे पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट आते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। या फिर इसमें हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डालेंगे, आप उसे ज्वाइन कीजिए। तो उसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। समटाइम आई कैन कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, जस्ट बिकॉज आई गेट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। हमें बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब यहाँ ये बात एक नॉर्मल में समझने अगर बात की जाए, तो जो और सब्जेक्ट है वैसे इंग्लिश भी है, मगर ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और इसे सब्जेक्ट मान के चलना हमेशा हमेशा परेशानी देता है स्टूडेंट्स को। एक्चुअली क्या होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, मगर जब बात आती है इंग्लिश की, तो वो लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज को सीखना हमेशा सब्जेक्ट से सीखने से टफ होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में लिमिटेड यूनिट्स रहती हैं, लिमिटेड एक एक बाउंडेड सब्जेक्ट होता है जिसे आपको पढ़ना होता है। मगर लैंग्वेज अनबाउंडेड होती है, उसका दायरा बहुत फैला हुआ होता है, सीमित नहीं होता। उसमें आपको ग्रामर से लेके वॉकेब से लेके हर छोटी बड़ी जो इन्स एंड आउट्स है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। और यही सबसे ज्यादा तकलीफ वाली चीज होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसे सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और उसे लैंग्वेज की तरह ही हमें पढ़ना चाहिए। आप देखते हैं बहुत से लोग हैं जो विदेश से आके अच्छी हिंदी बोलने लगते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप बड़े शहर में जाएं, इफ यू विजिट दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, सो you will notice that all the taxi drivers, all the vendors are very fluent in English. Why? Just because of the atmosphere, just because of the society. वो अपनी सोसाइटी और एटमोसफियर की वजह से उसमें ढल जाते हैं। उन्हें ग्रामेटिकल नहीं आती, अगर आप उनसे लिखवाओ या कुछ करवाओ, तो वो उस चीज को बता नहीं पाएंगे, वो पेपर क्लियर नहीं कर सकते, मगर वो इंग्लिश बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में रहते हैं, यहाँ पे सब इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो वो उस चीज को पकड़ने लगते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो जब वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग तो एक तरह से देखा जाए तो उनसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है।
क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि हमें अच्छी एक फैमिली मिली हुई है, हम पढ़ रहे हैं, हम अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, और यहीं से इसे सीखने की ललक पैदा हो जानी चाहिए आप में, कि जब एक साधारण सा आदमी इसे बोल सकता है तो फिर हम इसे सीख क्यों नहीं सकते। तो बस आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, तो स्पेशली टारगेट उन्हीं को करेंगे हम। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने आपका पूरा का पूरा जो एक तरह से सिलेबस सिलेक्ट किया है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के के अनुसार ही सिलेक्ट किया है। तो उसे आप पढ़िए, उसे देखिए और बताइए। अब इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ेंगे, नहीं, डाउट तो सेम ही होते हैं, पेपर सेम ही आता है। हो गए, तो जितना बेनिफिशियल ये रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए उतना ही रहेगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि ग्रामर में दोनों वीक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन। तो हम मनु आपका स्वागत करते हैं ऑसम में, और आज का पहला चैप्टर जो है हमारा वो प्रोनाउन है। नाउन हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें से पॉइंट आउट करने वाली ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है, वो एक छोटा चैप्टर है जिसे हम आपको बाद में बता देंगे। मगर अभी हम प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं और प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है, अब डेफिनेशन देखिए बहुत अलग तरीके से हम आपको बता रहे हैं डेफिनेशन। अभी तक आपने प्रोनाउन पढ़ा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। आप देखिए बायलिंगुअल चल रहा है पूरा, इट इज ऑल्सो इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो डेफिनेटली आपका जो भी मीडियम है आप उस तरीके से उसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। ठीक है, तो अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? नाउन के स्थान पर। अब यहाँ पे प्रोनाउन लैटिन वर्ड, ये इसे ध्यान रखेंगे, प्रो लैटिन वर्ड प्रो और नाउन से बना हुआ है। यहां से प्रो का मीन्स क्या आता है? इन प्लेस ऑफ, मतलब किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर लगने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि बार बार हम रिपीटेशन होगा नाउन का, उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते रहते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो हम बार बार, अगर हमने लिखा राम या फिर राहुल या फिर सीमा, तो ये सारे नाउन है। मगर अगर इनका रिपीटेशन हमें बंद करना है तो हम ही बोल सकते हैं, राहुल की जगह भी हम ही बोल सकते हैं और सीमा की जगह हम शी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये प्रोनाउन है, और इसमें नीचे हमने दिया भी है कि नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दैट वी डोंट वांट टू रिपीट नाउन अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई वी यूज प्रोनाउन। क्या करते हैं हम लोग? प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ समझ में आया आपको कि हमें क्या करना है, हम प्रोनाउन कैसे बनता है। तो ये प्रोनाउन जो है वो इसीलिए बनाया गया है जिससे नाउन का रिपीटेशन ना हो। तो इसमें आई, यू, ही, शी, इट। अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो वैसे प्रोनाउन होते हैं, आप देखेंगे 8 तरह के बुक्स में रहते हैं, मगर प्रोनाउन एक्चुअली होते हैं 10 तरह के। कितने? 10 टाइप्स। मगर उन्हें 9 भागों में हम पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 9 भागों में हम उन्हें पढ़ सकते हैं। यहीं से तो देख सकते हैं आप, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। वैसे ये दोनों अलग अलग प्रोनाउन होते हैं, मगर इन्हें हम आपको एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, इसलिए उन्हें दोनों को एक ही पार्ट में हमने रखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव है, रिलेटिव है, और फिर एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो इस तरह से टोटल 9 प्रोनाउन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश। One is personal, reflexive, emphatic, demonstrative, distributive, reciprocal, indefinite, interrogative, relative and exclamatory pronoun। इन्हें आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपको क्वेश्चन किस किस में बनते हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना है?
पर्सनल प्रोनाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल क्लिक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोनाउन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी सारे प्रोनाउन इतनी नॉर्मल तरीके से, फ्लुएंट तरीके से नहीं पूछे जाते हैं और ना ही इनसे कोई क्वेश्चन ज्यादा पुट अप होते हैं। तो आपको इन प्रोनाउन जिन्हें हमने डबल क्लिक किया है उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, इंपॉर्टेंट है, हमने आपको डबल क्लिक बताया है। और आज के हमारे वीडियो में हम केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। आप किताब में पढ़ेंगे तो इतना बड़ा नहीं मिलेगा, मगर जिस तरीके से हम इसे डिस्क्राइब करने वाले हैं, इसके बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ट्रस्ट मी। अब देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या अन्य वस्तुओं से निकटता संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे उस प्रोनाउन का यूज जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या निकटता बताने के लिए किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन is a pronoun which is used to show as a subject, object and to show the relation between noun with noun, so it is called personal pronoun। क्या बोलते हैं इसे? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माई, मी, हिज, योर, ये सारे के सारे प्रोनाउन आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। मगर पर्सनल प्रोनाउन इतनी तरीके से आप जितना ये बताया गया उस तरीके से हम ज्यादा अच्छे से नहीं समझ सकते। मगर अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चार्ट को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इस चार्ट को हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे कैसे याद करें, और ये बिल्कुल अच्छे से याद होगा और आज ही याद होगा। इसे आपको आपके रजिस्टर में बनाना है और किस तरीके से बनाना है इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि इंग्लिश में हमेशा पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? पर्सन। अब पर्सन कैसे होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखेंगे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन तरह के पर्सन होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? और बोलता कौन है? मैं बोलता हूं या हम बोलते हैं, जिसमें हम खुद शामिल हों, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो हमेशा याद रखेंगे आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। कौन से पर्सन कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। फिर सेकंड पर्सन। आई और वी किससे बात करते हैं? तो मैं तुमसे बात करता हूं, हम तुमसे बात करते हैं। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखें सेकंड पर्सन जो है वो यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यू। तो जो बोल रहा है मतलब हम खुद, जब हमारी बात आती है तो हम या मैं होता है, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि हम सबसे पहले किसे देखते हैं जीवन में? हम खुद के बारे में सोचते हैं। तो जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट पर्सन हम खुद हैं, सेकंड पर्सन जो हमारे सामने है। इन दोनों के अलावा बाकी जितने वर्ड हैं, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक बार रिवाइज कीजिए हमारे साथ। फर्स्ट पर्सन मींस आई और वी, फर्स्ट पर्सन मींस आई और वी, फर्स्ट पर्सन मींस आई और वी। उसके बाद सेकंड पर्सन यू, यू एंड यू, एंड देन व्हाट्स अबाउट द थर्ड पर्सन? तीसरा पर्सन कौन है? तो यहाँ पे ही है, शी है, इट है और दे है। ये सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। मतलब आई, वी और यू को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो
केसेस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केसेस। ठीक है। और ये जितने भी केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन हमने आपको बता दिए, अब हम केसेस बता रहे हैं आपको। तो केसेस, तो ये सब केस हैं, आप ध्यान रखिए। नॉमिनेटिव केस, एक्जिटिव या ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, क्या है? पजेसिव केस। अभी इसके बारे में नहीं करना है, क्योंकि जब हम आपको रिफ्लेक्स से बताएंगे तब इनके बारे में बता। ठीक है, तो हमने इसलिए जोड़ा था क्योंकि अलग से चार्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद अब यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पर्सन हमने आपको बताया, तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पर्सन आई है और बी है, सेकंड पर्सन यू है, और बाकी जो भी हैं ये सब क्या हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब केस क्या क्या होते हैं? नॉमिनेटिव, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। कौन सा केस बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इसे आप ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है। अगर आप एक नॉर्मल बात देखें तो हम क्या लिखते हैं? आई कॉल्ड हिम। तो यहां पे आप देख रहे हैं आई, ये सब्जेक्ट है। अगर हम इसे ही लिखें ही कॉल्ड मी, तो आप देख रहे हैं ही क्या है? सब्जेक्ट। तो इस बात का ध्यान रखें कि नॉमिनेटिव केस जो है वो हमेशा किसके पहले आता है? वर्ब के पहले आता है, हमेशा। तो नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे आता है, और हमेशा किसके पहले आता है? तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं आपको बीच में वर्ब। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस आता है, वर्ब के बाद में एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के बाद तो बीच में इनके वर्ब भी होती है। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्टिव केस क्या क्या है जो सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, जिनसे सेंटेंस शुरू होगा। आई, यू, ही, शी, इट, वन, वी, यू और दे। ओके। और कई जगह आपको जो वन नहीं मिलेगा तो उसे हम समझाएंगे आपको, जब तब आपको समझ में आएगा कि उसे हमने क्यों रखा है यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं? वर्ब के बाद आते हैं। और इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, वर्ब हमेशा लगती है नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही इज कॉलिंग हर। अब यहां पे इज किसके अकॉर्डिंग है? सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग है, ना कि हर के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है ना? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहां पे हम देखें, ही विल इनवाइट देम। अब यहाँ पे विल जो है वो ही के अकॉर्डिंग है, देम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉलिंग एक वर्ब है, वर्ब का आधार आ रहा है, इनवाइट एक वर्ब है और उसके बाद देम आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब से पहले ही यूज किए जाते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज नॉमिनेटिव केस, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज इट बिफोर verb, and then if you want to use objective case तो you have to use it after verb। तो आपको वर्ब के बाद ही आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहां से ये तो हो गया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, मगर यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक केस और है और उसका नाम है पजेसिव केस।
क्या नाम है? पजेसिव केस। अब पजेसिव क्या होता है? पजेसिव केस, तो पजेसिव केस जो है ये सॉरी, पजेसिव केस जो है ये हमेशा संबंध या रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। पजेसिव हम नहीं कहते अरे यार वो तो यार उसे लेके बहुत पजेसिव है। पजेसिव क्या मतलब? उस पे हक बताता है। तो यहाँ पे रिलेशन, एक हक की बात होती है, तब पजेसिव केस आता है। अब पजेसिव केस दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। वन इज एडजेक्टिव एंड सेकंड इज प्रोनाउन। वन इज एडजेक्टिव एंड सेकंड इज प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव आई का माई, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वन का वंस, वी का आर, यू का योर और दे का देयर। ये पजेसिव केस है। अब पजेसिव केस क्या होते हैं? तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि पजेसिव केस के बाद हमेशा एक नाउन आता है। पजेसिव केस कभी भी खाली यूज नहीं होता। अगर इसके पीछे कुछ नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत ही होगा। और ये कैसे गलत होगा अभी हम आपको बताने वाले हैं। जबकि जो प्रोनाउन होते हैं इनके पीछे कभी भी कुछ नहीं आता। जबकि जो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, इनके पीछे या तो नाउन होगा, और अगर नाउन नहीं होगा तो फिर V4। V4 हम बता देते हैं आपको। V4 क्या होती है? जिसे हम जीरंड भी कहते हैं, है ना? तो जीरंड होता क्या है? तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जब V1 में आईएनजी यूज करके उसे एज ए नाउन यूज किया जाता है तो उसे जीरंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरंड कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस जस्ट, है ना, आप लोग भी पानी पीते रहा कीजिए। पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो सही से रिलीज नहीं हो पाते, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब जैसे अगर एक सेंटेंस बनाए, शी डज नॉट लाइक माई गोइंग टू दिल्ली। शी डज नॉट लाइक माई गोइंग टू दिल्ली। उसे मेरा दिल्ली जाना पसंद नहीं है। नहीं करती वो पसंद मेरा दिल्ली जाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माई के बाद क्या आ रहा है? देखो, अब यहाँ माई गो नहीं कर सकते थे, आपको पेपर में माई गो करके आएगा। शी डज नॉट लाइक माई गो टू दिल्ली, ये गलत। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर वर्ब आने वाली है एडजेक्टिव के बाद तो V4 में आएगी, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। वी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी। तो जब वर्ब में आईएनजी होती है तो हमेशा, अगर माय आ रहा है तो उसके पीछे नाउन होगा। अगर देखिए नाउन होता तो क्या? जस्ट अ सेकंड। तो यहां पे अगर नॉर्मल हम इसे यूज करते तो, अगर एडजेक्टिव यूज करते, जैसे अगर इसे ही बोले शी
डज नॉट लाइक, शी डज नॉट लाइक माई बाइक। अब देखिए माई के बाद क्या आया, बाइक, नाउन। तो या तो नाउन होना चाहिए या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या बी वन प्लस आई एन जी होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आप इसका यूज खाली नहीं कर सकते, बिना किसी नाउन या जीरन के इसका यूज नहीं किया जाता। और ध्यान रखना जीरन और वी फोर एक ही बात है ना, तो इसे आप ध्यान रखिए। चलो, तो अब जरा अगर हम देखें, तो यहां पे एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन आएगा या फिर वी फोर या जीरंड होगा, आईएनजी होगी, मगर प्रोनाउन के बाद कुछ भी नहीं आता। जैसे एक वर्ड लिखते हैं हम, सेंटेंस नॉर्मल है, दिस इज माई पेन, नॉर्मल सेंटेंस है, दिस इज माई पेन, ये क्या है, मेरा पेन है। अब अगर इसे हमें प्रोनाउन से बनाना है तो, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके पीछे नाउन आना जरूरी है, तो नाउन आ रहा है। अब इसे हम बनाएं, दिस इज माइन पेन, ये गलत हो गया। बस पेपर में आपको ऐसे ही आता है दिस इज माइन पेन, नहीं ये गलत है। हमेशा याद रखेंगे इस माइन को आपको माय में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, माय में, क्योंकि प्रोनाउन के बाद कभी भी ना तो कोई नाउन आता है और ना कोई वर्ब आती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, माय, और माइन गलत हो जाएगा। अगर ये आपको ऐसे भी दे सकते थे, दिस पेन इज माइन, तो ये तो सही है, दिस पेन इज माइन, ये पेन क्या है, मेरा है, ठीक है। जबकि दिस पेन इज माइन, और ये आपको ऐसा भी दे सकते थे, दिस पेन इज माइन। अब ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आप किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज अंत में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई नाउन या वर्ब आनी जरूरी है, और अगर नाउन या वर्ब नहीं आएगी तो फिर ये गलत है। इसलिए इसे आपको माई की जगह अब क्या चेंज करना पड़ेगा, माइन चेंज करना। ऐसे कुछ सेंटेंस बना के देखिए आप बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में बस यही फर्क होता है, बाकी इनका मतलब एक ही निकलता है। माय मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा, यूर मतलब भी तुम्हारा, यूर्स मतलब भी तुम्हारा। इन बातों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। और इट और वन, इन दोनों के पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, क्या नहीं होते, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते। तो इसको यहां तक आपको हमेशा अपने जहन में उतार लेना है, अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है कि जैसा हमने आपको बताया आपको बिल्कुल इस तरीके से ही उसे याद करना है। क्या करना है, इसी तरीके से उसे याद करना है। क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं, जो एक इनिशियल लेवल के एग्जाम होते हैं, छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको फिर कभी किसी और बुक से प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो आपको बताने वाले हैं वो हर एग्जाम को कवर कर लेगा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बैंकिंग का दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो या फिर आप और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो यहां से ये चार्ट हो गया। अब बात आता है नॉमिनेटिव केस। तो जो आज सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये लास्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो
काफी बड़ा बनेगा। नो प्रोनाउन हम लोगों को पढ़ने हैं तो उसके अलग अलग पार्ट में हम आपको बताएंगे। जो छोटे पार्ट रहेंगे उन्हें दो में शामिल करेंगे और जो बड़े पार्ट हैं हो सकता है उनके तीन चार पार्ट बने। ठीक है, तो इतना लंबा एकदम कुछ समझना नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप क्लास में भी बैठते हैं तो 40 मिनट्स की क्लास ही एक स्टूडेंट के लिए अच्छी होती है। अगर 1.5-2 घंटे क्लास होती है तो उसमें से कुछ समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहां तक हमने आपको चार्ट बताया, किस तरीके से आप चार्ट को याद करेंगे, केसेस क्या क्या रहते हैं, पर्सन क्या क्या होते हैं, ये सारा हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। नॉमिनेटिव केस एक बहुत बड़ा केस है, बहुत ज्यादा बड़ा केस है, और इसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छा एक वीडियो आपको इसका मिलेगा, मगर वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कितने पार्ट में करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनके लिए तो बहुत इजी होता है, मगर जब कोई एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है तो उसके लिए वो एक सरदर्द से ज्यादा कुछ नहीं होती। मगर इस सरदर्द को ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं आप औसम के साथ। किसके साथ बना सकते हैं? औसम के साथ। तो आप इसको, इस पार्ट में हम सिर्फ चार्ट तक पहुंचे, हमने केसेस पूरे किए, पर्सन किए, केसेस किए, प्रोनाउन होते क्या है उसके बारे में समझा। अब जो नेक्स्ट आपका वीडियो रहेगा वो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर रहेगा। और ये बात आप ध्यान रखिए कि जितने भी नंबर्स प्रोनाउन से स्कोर होते हैं उसमें 40% क्वेश्चन नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस से ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है। तो आज के लिए, आज के वीडियो के लिए यहाँ तक ठीक है। ये पहला वीडियो है ऑसम का, जो ग्रामर के ऊपर दिया जा रहा है आपको। आपको ये कैसा लगा ये बिल्कुल बताइएगा। अच्छे से आप उसे पढ़िए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए। और इसके नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें आपको हिंदू एडिटोरियल और बहुत सारी वॉकेब भी मिलेगी। ठीक है, तो इंग्लिश की तरफ से आप बेफिक्र हो जाइए। हम मनु इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि आप इंग्लिश हमसे पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बस आप इसका ध्यान रखिए, और हमेशा की तरह जो हम कहते हैं आपसे कि पढ़िए औसम, रहिए औसम, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आगे के वीडियो में हम नॉमिनेटिव केस डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को रुकने मत दीजिए।